तो आज हम लोग शुरू करने वाले प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट वाला चैप्टर। इससे कितना नंबर का क्वेश्चन आने वाला है? 15 नंबर क्वेश्चन अकेले इस चैप्टर से आने वाला है। 15 नंबर का इन दोनों चैप्टर मिला के आने वाले हैं। इससे अकेले के 10 नंबर तो पकड़ के चले ही चलो, 10 इससे और 5 इससे। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में थ्योरी आने वाला है। तो पहला चैप्टर प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट हम लोग एमसीक्यू की तरह सोचेंगे, ठीक है। बट उसके लिए हम लोग को कॉस्ट शीट का पहले फॉर्मेट बनाना होगा कि कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या होता है, कॉस्ट शीट क्या होता है, पहले ये समझना होगा। उसके बाद हम लोग बाकी चीज करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग ये वाला जो सब्जेक्ट है ये क्यों पढ़ रहे हैं, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन क्यों पढ़ रहे हैं? कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, समझ में आता है? कॉस्टिंग मतलब क्या होता है? कोई भी चीज बनाने का खर्चा कितना होने वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका कॉस्टिंग कितना है, ठीक है। जैसे कोई मैन्युफैक्चर है, वो मैन्युफैक्चर कर रहा है तुम्हारा टेलीविजन, तो टेलीविजन बनाने का खर्चा कितना हुआ वो हो जाएगा तुम्हारा उसका कॉस्ट। तो कॉस्टिंग हम लोग इसीलिए पढ़ने वाले, क्लियर। एंड कॉस्टिंग जो कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? थ्रू कॉस्ट शीट। एक कॉस्ट शीट बनाएंगे, उस कॉस्ट शीट से हम लोग को क्या मिलेगा, उस प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट लगा है हम लोग को, कि इस प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना मेरा कॉस्ट लगा है, वो हम लोग आइडेंटिफाई करने वाले कहाँ से, कॉस्ट शीट से, ओके। एंड टैक्सेशन क्यों चाहिए? हम लोगों को गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, ठीक है। तो ये वाला जो टैक्सेशन वाला पार्ट है ये डायरेक्ट टैक्सेशन है। ये कौन सा वाला टैक्सेशन है बताओ? डायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर पर्सन के इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग का कोई भी इनकम नहीं है तो तुम लोग को कोई भी टैक्स देने का जरूरत ही नहीं है। बट मेरा इनकम है, मेरे को क्या करना होगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा, इनकम टैक्स। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर अप्लाई होगा? जो एक इंडिविजुअल है जिसका इनकम हो रहा है, इनकम 2,50,000 से ज्यादा हो जा रहा है, उसके ऊपर तुम्हारा टैक्स अप्लाई होने वाला है। उसके ऊपर जो टैक्स अप्लाई होने वाला है उसको हम लोग कौन सा टैक्स बोल रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन। तो वही डायरेक्ट टैक्सेशन हम लोग को यहाँ पे पढ़ना होगा, क्लियर। तो टैक्स कितना देना होगा, कैसे करके टैक्स लेंगे, ये सारा चीज इस टैक्सेशन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले, टैक्सेशन वाला जो सब्जेक्ट है उसमें पढ़ने वाले। और एक टैक्सेशन होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल अभी दिखाए थे, जीएसटी वाला पार्ट, जो कॉस्ट अकाउंट्स का पार्ट, वो जीएसटी वाला पार्ट क्या है तुम्हारा, इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? जो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। चाहे तुम्हारा इनकम 10 लाख हो, चाहे तुम्हारा इनकम 1 रुपये भी हो, तुमको वही टैक्स देना होगा। फॉर एग्जाम्पल तुम शॉपिंग मॉल में गए, मोमो खरीदने गए, मोमो खरीदे, और मोमो के लिए तुमको 5% टैक्स देना होगा। मेरे इनकम है 10 लाख, मेरे को भी 5% टैक्स देना होगा उसके ऊपर। तुम लोगों का इनकम कुछ भी नहीं है, तुम लोग को भी टैक्स देना होगा 5%। ये टैक्स कौन सा टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स, जो कोई भी पर्सन की इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उस टैक्स को हम लोग कौन सा टैक्स बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्सेशन वाला पार्ट में हम लोग यही सब चीज पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट बनाने से पहले मैं एक बार इसका फॉर्मेट देख लूंगा कि कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कैसा होता है, उसको हम लोग लिखते लिखते याद करने वाले। एंड फिर उससे सम्स करने वाले, और वो सम्स एक बार में पूरा सम्स नहीं देने वाले। सेमेस्टर 1 में एमसीक्यू है, तो उसमें वो उतना पूरा सम्स नहीं देने वाले। क्या निकालने बोलेगा, एक पार्ट निकालने बोलेगा, या फिर इसका स्टॉक, इसका प्राइस कितना होने वाला है, ऐसे करके एमसीक्यू पूछेगा। पूरा डायरेक्टली एक बड़ा सम नहीं पूछने वाले। बड़ा सम कहाँ पे पूछने वाले, नेक्स्ट सेमेस्टर में पूछने वाले, जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट होगा। एमसीक्यू वाला पार्ट में वैसे कुछ नहीं होने वाला। एमसीक्यू वाला पार्ट में क्या होगा, जस्ट टिक्की टिक्की टिक्की, वैसे टिक्की नहीं होता है, गोला 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 करना है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एंड कॉस्टिंग एंड अकाउंट्स के लिए कोई भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ओके। तो हम लोग पहले कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखते हैं, ठीक है। तो एक बार हेडिंग देना सबको ही, कॉस्ट शीट। तो ये जो कॉस्ट शीट है, ये कॉस्ट शीट क्यों बनाएंगे, तो फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जो कॉस्ट तुम्हारा प्रोडक्ट का बनने, मतलब जो बनाने वाले जो कॉस्ट है, उसके लिए कितना खर्चा होने वाला है, तो वो हम लोग निकालेंगे थ्रू कॉस्ट शीट। तो पहला आता है तुम्हारा रॉ मटेरियल्स। व्हाट इज रॉ मटेरियल्स? जो काचा माल होता है जिससे हम लोग कोई भी सामान बनाते हैं, उसको हम लोग गुड्स बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल्स। तो हम लोग के हम लोग के पास ऑलरेडी कितना रॉ मटेरियल्स पड़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। मेनली क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कंज्यूम आता है। तो हम लोग को टोटल कितना स्टेप बनाना होगा, पहला रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा, सेकेंड वाला स्टेप में हम लोग को निकालना पड़ेगा प्राइम कॉस्ट कितना होने वाला है, थर्ड वाला स्टेप में निकालना होगा फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, फोर्थ वाला स्टेज में हमको निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, फिफ्थ वाला स्टेज पे हम लोग को निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होता है,
उसके बाद 6 वाला स्टेप में कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड लास्ट में टोटल सेल्स कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। अब एग्जाम में ये पूरा बड़ा वाला फॉर्मेट नहीं आने वाला है, बट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही करके। क्यों? क्योंकि एक बार दिमाग में चला जाएगा उसके बाद हम लोग आराम से एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर एमसीक्यू के लिए पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, बट अगर पूरा सम्स करने वाले उससे उससे हम लोग क्या करेंगे, आराम से एमसीक्यू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछेगा ये इन्फॉर्मेशन है, इससे प्राइम कॉस्ट निकालो। तुम लोग को अगर फॉर्मेट आराम से पता है, तुम जस्ट बैठाओगे प्लस करोगे प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा, मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालोगे और ये करोगे तो प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा, हो गया एमसीक्यू। क्लियर? अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये वाला आइटम तुम्हारे रॉ मटेरियल का पार्ट, ये है तुम्हारा रॉ मटेरियल कंज्यूम का पार्ट है या प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, ये बताओ। ठीक है, तुम बता दोगे। प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ऐसे करके तुम्हारा एमसीक्यू आने वाला है। तो ये वाला बड़ा फॉर्मेट हम लोग आराम से पढ़ लेंगे तो एमसीक्यू भी इजीली हो जाते हैं। ठीक है, अब तो हम लोग क्या करेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या होता है, कितना हम लोग कंज्यूम कर लिए गुड्स, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम किए, वो है तुम्हारा पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम। फॉर एग्जांपल मेरे फ्रिज में ऑलरेडी चॉकलेट रखा हुआ था, फिर मैं कल गया था साउथ सिटी मॉल, वहाँ से चॉकलेट खरीद के फिर रखा, और क्लोजिंग स्टॉक में मतलब नेक्स्ट दिन फ्रिज खोल रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो जो स्टॉक पड़ा हुआ है मतलब जो हम लोग कंज्यूम कर लिए ऑलरेडी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑलरेडी था 2 चॉकलेट। ठीक है, कितना चॉकलेट था बताओ, 2 चॉकलेट था। उसके बाद मैं 3 चॉकलेट और खरीद के लेके आया। ठीक है, और नेक्स्ट दिन जब फ्रिज खोल रहा हूँ तो देख रहा हूँ कितने, 1 चॉकलेट जस्ट पड़ा हुआ है। तो मैं कितना रात को खा लिया हूँ, कितना कंज्यूम कर लिया हूँ, 2 + 3 5, 5 - 1 4, तो 4 चॉकलेट मैं खा लिया। तो ये हुआ रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इक्वल्स टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। जस्ट बेसिक फॉर्मूला बताएं। क्लियर? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या क्या बताए बताओ जल्दी से। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करेंगे तो क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, अब रॉ मटेरियल ऐसे सर के ऊपर लेके आएंगे क्या, नहीं ना। कैसे लेके आएंगे उसको, गाड़ी से। उसके लिए क्या लगता है, कैरेज। एकदम। तो अगर मैं रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करवाता हूं तो इंपोर्ट वाला खर्चा, आरएम का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल। उसके बाद गाड़ी से लेके अगर आता हो तो गाड़ी का खर्चा, फिर रॉ मटेरियल खरीदने के लिए ब्रोकरेज देना हुआ तो ब्रोकरेज का खर्चा, डॉक चार्जेस मतलब शिप के लिए जो डॉकिंग के लिए जो चार्जेस देना होता है वो भी हम लोग जोड़ लेंगे उससे, इंश्योरेंस कूली चार्जेस उसको भी हम लोग जोड़ लेंगे, कोई भी अगर एंट्री टैक्स है तो उसको भी जोड़ लेंगे। तो टोटल खर्चा इतना हो गया रॉ मटेरियल को लाने के लिए। रॉ मटेरियल खरीदे, इंपोर्ट किए, गाड़ी से लेके आए, ब्रोकरेज दिए, सब खर्चा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद हम लोग क्या माइनस करेंगे, जो भी रिटर्न हो गया सप्लायर को, मतलब कोई स्टॉक खराब निकला उसको हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो जो रिटर्न वाला स्टॉक होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल रिटर्न। तो इसके लिए रॉ मटेरियल घट जाएगा या बढ़ जाएगा, रिटर्न करेंगे तो कम हो जाएगा, तो इसीलिए हम माइनस कर देंगे। कोई दूसरा डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिए तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल कम हो जाएगा। रॉ मटेरियल जब भी कम होता है हम लोग क्या करते हैं, उसको माइनस कर देते। एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल या फिर मटेरियल डिस्ट्रॉयड, लाने के टाइम में एक ट्रक में आग लग गया सारा रॉ मटेरियल, तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है, जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, और एबनॉर्मल लॉस क्या है, तुमको जिसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे रॉ मटेरियल नॉर्मल लॉस क्या है, कभी ये देखो मालगाड़ी देखियो, मालगाड़ी में कोयला लेके आता है, लेकिन चलते चलते वो कोयला गिरता ही रहता है। ठीक है, या फिर केएमसी का गाड़ी जाता है, वहां से पानी गिरता ही रहता है, वो नॉर्मल लॉस है, कंट्रोल ही नहीं कर सकते। ठीक है, अब वहां पे मतलब ये नॉर्मली होने ही वाला है, इसीलिए नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल मतलब कोई अनसर्टेन सिचुएशन हुआ, मालगाड़ी आते आते धूम, ठीक है, हमजा अली मजारी आया उड़ा दिया, खत्म। ठीक है, डन, वहां पे खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस हो गया। ओके, लास्ट में तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम। ओके, तो फर्स्ट तुम लोग यहाँ पे ये वाला चीज लिख लोगे एक बार।
ठीक है, जल्दी से पहले यहाँ तक तुम लोग कॉपी करोगे, क्योंकि कॉपी इसीलिए करवा रहे जिससे तुम्हारे दिमाग में जाए, अगर प्रिंट आउट दे देंगे तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो पहले ये वाला चीज़ एक बार कॉपी कर लो। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम तक तो हम लोग निकाल लिए, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, डायरेक्ट लेबर ऐड कर देंगे प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग ऐड कर देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस का और एक नाम क्या है, चार्जेबल एक्सपेंसेस। तो ये दोनों चीज रॉ मटेरियल कंज्यूम के साथ ऐड कर देंगे तो जो मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, प्राइम कॉस्ट। तो अगर कोई भी तुमसे पूछे बेटा प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला बताओ, तुम क्या बताओगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट। क्या बताओगे जल्दी से बताओ, रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट। जल्दी से प्राइम कॉस्ट निकाल लो। तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड स्टेप, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चा है उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जो कि है फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब क्या होता है, जो भी इनडायरेक्ट खर्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड। ओवरहेड का और एक नाम क्या है बताओ, इनडायरेक्ट जो भी खर्चे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस सेल ऑफ स्क्रैप। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब काम चल रहा है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट मिल जाएगा। क्लियर, क्या मिल जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट मिल जाएगा। फटाफट यहाँ पे इतना तक। तो फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट के बाद हम लोग ऐड करने वाले ऑफिस का जो भी खर्चा है वो ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मतलब जो गुड्स रेडी टू सेल है। फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है, जो गुड्स रेडी टू सेल है उसको हम लोग फिनिश गुड्स बोलते हैं। उससे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट आएगा, उसके साथ प्रॉफिट ऐड करेंगे तो टोटल सेल्स आने वाले। तो पहला स्टेप क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद ऑफिस का खर्चा ऐड करेंगे। तो पहले रॉ मटेरियल का खर्चा ऐड हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। उसके बाद डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, पहले सुन लो। उसके बाद फैक्ट्री का खर्चा, उसके बाद ऑफिस का खर्चा, उसके बाद सेलिंग का खर्चा। ऑफिस का खर्चा, उसके बाद सेलिंग का खर्चा एंड ऑफिस का खर्चा के बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक हम लोग क्या करने वाले, ऐड कर देंगे। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्लस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स टोटल कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट ऐड करेंगे तो टोटल सेल्स आने वाले हैं। क्लियर, पहले इतना तक लिख लो। तो यहाँ पे जो नोट नंबर यहाँ पे दिया हुआ था ना, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट लेबर का नोट नंबर 1, डायरेक्ट एक्सपेंस का नोट नंबर 2, तो ये सारा चीज़ तुम्हारे यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर क्या हो रहा है, रेमुनरेशन पेएबल टू वर्कर। ठीक है, वर्कर मतलब जो फैक्ट्री में काम करते हैं। डायरेक्टली एंगेज इन प्रोडक्शन, तो वो कहाँ पे एंगेज है, डायरेक्टली कहाँ पे एंगेज है, प्रोडक्शन में एंगेज है। तो उसका जो खर्चा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट वेजेस बोलने वाले। ठीक है, ओके, तुम लोगों के लिए इतना ही रखने वाले हैं, जैसे प्रोडक्टिव लेवल, ऑपरेटिंग लेवल, ये सब। यहाँ पे जो ये सब चीज़ दिया हुआ है ये सब तुम्हारे नहीं लगने वाले, ये बीकॉम के लिए दिया हुआ है। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस में एग्जाम्पल क्या क्या है, डायरेक्ट एग्जाम्पल के एक्सपेंसेस तुम्हारा जैसे लाइसेंस फीस, कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन, कॉस्ट ऑफ पेटेंट, हायर चार्जेस, रॉयल्टी एंड प्रोडक्शन, फीस फॉर टेक्निकल, ये सब। व्हाट इज रॉयल्टी एंड प्रोडक्शन, रॉयल्टी का मतलब क्या होता है ना, रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, रॉयल्टी मतलब सपोज रेनॉल्ड्स का पेन रेनॉल्ड्स ही बना सकते हैं। ठीक है, मैं उसको बोला कि मैं तुम्हारा पेन प्रोडक्शन करता हूँ। ठीक है, तो वो उसके बाद मैं तुमको जितना भी पैसा, जितना भी प्रोडक्शन होगा उसके लिए जितना भी सेल होने वाला उसका कुछ पैसा मैं तुमको भी देने वाला हूँ। ठीक है, वो हो जाता है तुम्हारा रॉयल्टी एंड प्रोडक्शन। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा डायरेक्ट खर्चा हो गया। तो ये हो गया। इसके बाद फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड में खर्चा क्या क्या होता है, फैक्ट्री का लाइटिंग, हीटिंग, पावर लगता है, फ्यूल लगता है, रेंट ऑफ द फैक्ट्री, डिप्रेशन ऑफ द प्लांट, मतलब नाम से तुमको समझ में आ जाएगा वो फैक्ट्री का खर्चा है ना। फैक्ट्री रेंट, अगर फैक्ट्री खुद का नहीं है किसी दूसरे का है उसका रेंट। तो यहाँ पे पूरा फैक्ट्री का जो भी खर्चा है वो दिया हुआ है यहाँ पे। सेम ऐसे ही ऑफिस का पूरा खर्चा दिया हुआ है। जस्ट एग्जाम्पल तुम देख के समझ में आ जाएगा, अच्छा ये एग्जाम्पल है, इसके ही समझ में आ जाएगा, अच्छा ये इससे रिलेटेड है। क्लियर, तो ऐसे करके सारा का सारा खर्चा हो जाएगा।
कुछ कुछ कॉस्ट शीट में आने वाला नहीं है, वो हम लोग बाद में भी देखने वाले हैं। तो अभी क्या करना है, घर में जाके नेक्स्ट दिन जब क्लास में आओगे तब टोटल सेल्स तक एक बार फॉर्मेट पढ़ के आना, याद करके आना। वो हम लोग सम्स करते करते ये वाला चीज़ भी तुम्हारा याद हो जाएगा। क्लियर? ये वाला चीज़ तुम्हारा कब याद हो जाएगा, जब सम्स करेंगे उसके साथ साथ याद हो जाएगा। हम लोग अलग से नहीं याद करने वाले हैं। कुछ कुछ चीज़ हम लोग जो नहीं करने वाले, वो जो मतलब क्वेश्चन में नहीं लाने वाले, वो हम लोग एक बार जस्ट देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या शुरू करने वाले, कॉस्ट शीट का साम्स शुरू करने वाले। तो कॉस्ट शीट का साम्स शुरू करने से पहले हम लोग को क्या चाहिए होगा, ये पूरा फॉर्मेट चाहिए होगा। ओके, तो ये फॉर्मेट एक बार अच्छे से घर से देख के आना। तो नेक्स्ट दिन प्रिंट आउट दे देंगे और कॉस्ट शीट का साम्स शुरू करने वाले। ठीक है।